स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स के बारे में। यहाँ पे आप खबर देख सकते हो, रिसेंटली 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट रामगुंडम। इट हैज बीन मेड फुली ऑपरेशनल। ये प्रोजेक्ट था NTPC का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, जो अभी कमीशन हो चुका है। इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे रामगुंडम कहां पे है, इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा इन जनरल डिस्कशन हो रहा है अबाउट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स। इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ आपके लिए एक सवाल है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स आर कंसिडर्ड अ वायबल अल्टरनेट ऑप्शन टू टैकल द लैंड अवेलेबिलिटी इश्यूज। डिस्कस द फीजिबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। हम जानते हैं कि फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लैंड एरिया हमारा कंपैरेटिवली कम है। अगर आप बड़े बड़े देशों को देखिए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए, अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, एरिया बहुत ज्यादा है, सो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज क्वाइट हाई। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी लैंड स्केर्स है। लैंड इज अ वेरी स्केर्स कमोडिटी और अ प्रोडक्ट, वी नो दैट। और लैंड अवेलेबिलिटी के चलते अगर हम लोग समझ लीजिए, जमीन पे 100 एकड़ जमीन पे हम लोग एक सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर रहेगा कि क्या वो 100 एकड़ जमीन हम लोग एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी और भी स्ट्रेंथन हो सकती थी। ये सवाल हमारे पास जरूर रहेगा। तो इसी के चलते, लैंड अवेलेबिलिटी के चलते, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स की तरफ हम लोगों ने एक रुख कर दिया है। अभी रामगुंडम में 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका है। लेकिन आपको इसकी फीजिबिलिटी बतानी, यानी व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस, कितने हद तक ये वायबल हो सकते हैं, आपको बताना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट, 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन कमीशन्ड एंड इट इज एट NTPC रामगुंडम। 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सबसे पहला सवाल, ये रामगुंडम आता कहां पे? देखिए, रामगुंडम कम्स इन तेलंगाना। दिस इज द तेलंगाना स्टेट इन इंडिया, सदर्न स्टेट। इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रामगुंडम आता है। ऑलरेडी रामगुंडम में एक थर्मल पावर प्लांट है, और रामगुंडम के ही एक रिजर्वायर में इस तरह का अभी एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है। यू कैन सी हियर, ये जो सोलर पैनल्स है ये फ्लोट हो रहे हैं। एंड वी नो दैट सोलर एनर्जी कैसे होती है। सोलर एनर्जी, सन की जो सोलर इंसोलेशन है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द फोटोवोल्टेइक सेल्स। और ये जो फोटोवोल्टेइक सेल्स है, इन पैनल्स पे लगे हुए हैं, और ये जो पैनल है, इतने बड़े से पैनल्स लगाए गए हैं जो कंप्लीटली 100 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ऑलराइट, और आप देख सकते हो कि दे आर कंप्लीटली फ्लोटिंग। थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे कैसे फ्लोट कर रहे हैं, ये भी जानेंगे।
अब देखिए इस इंस्टॉलेशन के बाद आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एट रामागुंडम, टोटली साउथ इंडिया में सदर्न रीजन में फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी बढ़ चुकी है टू 217 मेगावाट्स। इससे पहले रामागुंडम से पहले ऑलरेडी कायाकुलम केरला में 92 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका है और 25 मेगावाट का सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में भी एक इंस्टॉल हो चुका है। सो टोटल कैपेसिटी इन सदर्न रीजन हैज रीच्ड 217 मेगावाट्स। इसका मतलब ये है कि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, हम लोग धीरे धीरे फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स की तरफ अपना रुख जरूर बना चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इस रामागुंडम प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। रामागुंडम में ये जो आए हैं इसके काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली फीचर्स भी हम लोग बात करेंगे। 423 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का जिम्मा एनटीपी से नहीं दिया था, बीएचईएल को। और ये जो पूरा एरिया मैंने आपको फोटो दिखाई, 500 एकड़ जमीन है इन द श्री राम सागर रिजर्वायर विच कम्स इन रामागुंडम। अब आप मुझे बताइएगा ये जो श्री राम सागर रिजर्वायर है ये किस नदी पे आता है, राइट? बस लोकेशन के बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हो, बट डू रिसर्च एंड लेट मी नो श्री राम सागर प्रोजेक्ट किस रिवर पे आता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें टोटली 40 ब्लॉक्स लगे हुए हैं। हर एक ब्लॉक 2.5 मेगावाट का है और हर एक ब्लॉक में आपको फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मिलेंगे। टोटली 11,200 सोलर मॉड्यूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको एक इन्वर्टर मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मर मिलेगा और एक हाई टेंशन ब्रेकर मिलेगा। तो ये तो टेक्निकल डिटेल्स है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। अगर हम लोग बात करें कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट पानी के ऊपर तैर रहा है, आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा। देखिए ये पिक्चर आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा हाउ डज इट हैपन। ऑफ कोर्स जब हम लोग ग्राउंड पे लगाते हैं तो ग्राउंड पे आप थोड़ा सा हाइट पे उसको माउंट करोगे, माउंटेड ऑन मेटल स्टैंड्स और मेटल प्लेटफॉर्म्स, एंड देन इंक्लाइन आप करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसुलेशन उसके ऊपर हो। यहां पे भी कुछ उसी तरह की फैसिलिटी रहेगी, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म इज अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फ्लोटर्स कौन से इस्तेमाल किया गया, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर ये जो फोटोवोल्टेइक सेल्स है या फिर प्लेटफॉर्म से उनको इंस्टॉल किया गया है। अब देखिए पानी में जब एक जहाज तैरती है तो एक जगह पे उस जहाज को खड़ा रहना है तो आपको क्या करता है, यू हैव टू एंकर दैट शिप, राइट? तो इसका मतलब क्या है, ये अब जो पूरा जो प्रोजेक्ट है फोटोवोल्टेइक पैनल्स जो हैं ये समझ लीजिए एक शिप है, तो इस शिप को एंकर भी करना पड़ता है। ये फ्लोट कैसे कर रहा है, फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल। और वहीं पे रुका हुआ क्यों है, क्योंकि हाई मॉडुलस पॉलीइथिलीन रोप्स इस्तेमाल की गई है और इस तरह से आप उसे एंकर करके मूरिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करके उन्हें एक ही जगह पे रोक के रखते हो और सारी जो पैनल्स हैं वो कनेक्टेड रहेंगी और जो वायर होगा अंडर सी या फिर अंडरग्राउंड ही वायर आएगा वो, एंड इवेंचुअली इट इज कनेक्टेड टू द स्टेशंस जहां से आप पावर को आगे ट्रांसमिट करो। दिस इज द बेसिक टेक्निकल डिटेल और यही चीज हुई है रामागुंडम में भी, राइट? आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट हाउ डज अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वर्क्स। ऑन ग्राउंड हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट करते हैं, लेकिन पानी के ऊपर उसको तैरना है तो जो तैरने वाला मटेरियल होगा वो होगा पॉलीइथिलीन, जिसके ऊपर इंस्टॉल किया जाए, राइट? अब सवाल ये उठता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। अब जब रामागुंडम का ये कमीशन हुआ उसके साथ एडवांटेजेस भी बताए सरकार ने। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एडवांटेज तो आप बात कर ही सकते हो, द बिगेस्ट एडवांटेज जो मैंने शुरुआत की थी लैंड के साथ। हमारे देश में ऑलरेडी लैंड अवेलेबिलिटी कम है, लैंड इज अ स्केर्स रिसोर्स। तो जब हम लोग जमीन बचा रहे हैं और पानी के ऊपर ही बना रहे हैं, दिस गिव्स एन एडेड एडवांटेज फॉर श्योर, राइट? अब दूसरा एडवांटेज हुआ क्योंकि ये पानी के ऊपर इंस्टॉल किया गया है तो यहाँ पे इवोपरेशन रेट फ्रॉम वाटर बॉडीज इज रिड्यूस्ड, जिससे पानी को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। अब सरकार का कहना है अप्रोक्सीमेटली 32.5 लाख क्यूबिक मीटर्स पर ईयर वाटर एवोपरेशन कैन बी अवॉइडेड, यानी कि पानी को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। अब तीसरा एडवांटेज ये होगा कि सिंस सोलर पैनल्स जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो हीट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सोलर इंसोलेशन हो रही है, जो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द हीट इज रिलीज। तो उस हीट को जो रिलीज होता है उसको भी कम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पानी के ऊपर बॉडी है तो एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन होगा, जिससे कि सोलर पैनल्स की, फोटोवोल्टेइक सेल्स की एफिशिएंसी और पावर जनरेशन भी ज्यादा बढ़ेगी। ऑफ कोर्स मोर एफिशिएंट बनेंगे, ये भी एक एडेड एडवांटेज है। और चौथा एडवांटेज तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, इन जनरल सोलर पावर प्लांट का ही एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग अपना जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होती है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि अभी 100 मेगावाट एनर्जी टोटली ग्रीन सोर्सेस से आएंगे, जिसका मतलब क्या है कि कोल कंजम्पशन हम लोग कम कर सकते हैं 1,65,000 टन का
पर ईयर, और CO2 एमिशन कितना कम कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 2,10,000 टन्स पर ईयर CO2 इज reduced through this 100 megawatt floating power project, which is of course advantages. अब ये सारी चीजें सुनकर आपको लग रहा होगा ये तो काफी फायदेमंद है, बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही है, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि डिस्कस द फीजिबिलिटी, राइट? अब एडवांटेजेस तो काफी सारे हैं, लेकिन कुछ सवाल जरूर रह जाते हैं, वही एनवायरमेंट से जुड़े हुए सवाल रह जाते हैं, इकोनॉमिकल सवाल रह जाते हैं। सबसे पहला सवाल रह जाता है कि आर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स कॉस्ट इफेक्टिव? देखिए, कॉस्ट के दृष्टिकोण से अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ये कहा जाता है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स आर अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% हाइयर कॉस्ट देन द ट्रेडिशनल सोलर पावर प्लांट्स। और ये कई हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि हर चीज पानी के ऊपर करनी है। ऑल दीज थिंग्स रिमेन, बट हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हम लोग एक्सप्लेन कर दे इंडिया में, द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एंड लैंड अवेलेबिलिटी विच इज वेरी स्केर्स, तो लैंड इटसेल्फ इज अ वेरी कॉस्टली कमोडिटी इन इंडिया। तो सो दिस पर्टिकुलर डिसएडवांटेज कैन बी केटर्ड टू और कैन बी कॉम्पेंसेटेड। अब जैसे हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को 423 करोड़ रुपए में बनाया था। नॉर्मली 100 मेगावाट का अगर मुझे लैंड पे एक सोलर प्लांट सेटअप करना है, तो मुझे उसमें भी कम से कम 300 से 400 करोड़ के आसपास पैसे लगी जाते हैं, जिसमें हाई लैंड कॉस्ट भी लग जाता है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम मे बी कॉम्पेंसेटेड टू लार्ज एक्सटेंट। अब दूसरी भी प्रॉब्लम आती है, विल देयर बी हायर करोजन ऑफ द फोटोवोल्टेइक पैनल्स ड्यू टू वाटर? ऑफ कोर्स यस, मैंने आपको एक पॉजिटिव बताया, क्योंकि ये पानी के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो जो हीट जनरेट होती है वो हीट को जो पानी है वो टेक अवे कर जाता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेकिन करोजन भी उतनी ही ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि पानी अवेलेबल है, इजीली करोड होता है, उसको जल्दी से जंग लग जाता है और खराब हो जाता है। नॉर्मली कहा जाता है कि फोटोवोल्टेइक जो पैनल्स होते हैं, सोलर प्रोजेक्ट होता है, उसकी लाइफ होती है अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स, विच वुड बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स। इसके अलावा स्टेबिलिटी के ऊपर एक सवाल आता है और टेक्निकल डिफिकल्टीज भी काफी आ जाती है। विल द फ्लोटिंग प्लांट्स बी स्टेबल? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर तैरने वाली चीज है, उसको आपने देखा कि रस्सियों से एंकर किया गया, मूरिंग डिवाइस इस्तेमाल किया गया, बट वाटर इज वाटर, वी नो दैट। वाटर लेवल हाई हो गया, लो हो गया, पानी में अगर कोई डिजास्टर हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, हजार्ड्स हुए, तो देन द स्टेबिलिटी क्वेश्चंस स्टिल रिमेन। इसके अलावा टेक्निकल डिफिकल्टीज भी ज्यादा आती है। इन जनरल ये कहा जाता है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हैव हायर मेंटेनेंस कॉस्ट when compared to the normal solar power plants। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या फिर सबसे बड़ा जो सवाल है, will floating solar panels disrupt the aquatic life? मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया था यहाँ पे, राइट, वेयर आई शोड यू दिस इज द पैनल, लेकिन आप देख सकते हो नीचे, पानी के नीचे जो एक्वाटिक लाइफ है, क्या उसके ऊपर कोई परिणाम हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे फायदे हम लोगों ने देखे। क्लाइमेट चेंज से हम लोग लड़ सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कम कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन एक्वाटिक लाइफ के ऊपर इसका क्या परिणाम हो रहा है, ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसकी फीजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसोलेशन है वो तो भी वाटर लेवल पे कम ही हो रहा है, तो नीचे में क्या इंपैक्ट हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो दीज आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस दैट स्टिल रिमेन, बट नॉनदलेस अगर हम लोग बात करें इंडिया जैसे देश के लिए, जहां पे लैंड एक स्केर्सली अवेलेबल कमोडिटी, एक प्रोडक्ट है, तो वहां पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स डू मेक सेंस एज ऑफ नाउ। लेकिन एक और भी चीज रह जाती है, यहाँ पे हमने नोट के तौर पे लिखा है, ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम ऑफ दिस फोटोवोल्टेइक इंपोर्ट्स, जो हमारे जो इंपोर्ट्स आते हैं सोलर से जुड़े हुए, सोलर पैनल से जुड़े हुए, सोलर सेल से जुड़े हुए, वो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। क्योंकि नो मैटर हम लोग कितने नॉर्मल प्लांट्स भी बनाए, फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स भी बनाए, लेकिन जब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दी फोटोवोल्टेइक पैनल्स, तब तक ये एक प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। बट नॉनदलेस हम लोगों ने ऑलरेडी अपना रुख कर दिया है फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की तरफ, owing to the problem of land scarcity in India। Let's wait and watch क्या होगा अगर इस चीज के ऊपर, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई नया प्लांट कमीशन होगा, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।